हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। यहाँ पे डेली क्लास का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे, उसके बाद 2:30 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। 3 क्लास आपकी डेली होती है। बिल्कुल फ्री में आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और आज की जो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और इस वीडियो से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है, और पेन कॉपी अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो लेके बैठिए। आप लोग कुछ क्वेश्चन हैं आज नोट करने हैं आपको। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया है कि मैं एक गांव में हूं। देखिए, आश्रम से क्वेश्चन आता है, आश्रय बोल सकते हैं, आश्रय से क्वेश्चन आता है, यानी कि घर से क्वेश्चन आते हैं कि कौन किस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखना आप लोग, मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर, और यहाँ पे मतलब मीटर में दे दिया गया, तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या असम, या आंध्र प्रदेश? तो ये क्वेश्चन रट लीजिए। तो इस तरीके के जो घर होते हैं वो कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असम में क्या होता है, बहुत भारी वर्षा होती है, तो इस वजह से इस तरीके के मकान वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। ओके, चलिए नोट कर लेना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हिसाब से देखा जाए तो हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। ये ऊंचाई याद रखना है, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, बांस के खंभों पर जो है बनाए जाते हैं मकान। चलिए अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी जो है उत्सव कौन सा है? बताइए। ये जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है कुंभ मेला, या शमक्का सरालम्बा जात्रा, या खरसी उत्सव, या गंगाजी मेला? तो वो आपका है शमक्का सरालम्बा जात्रा। यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए ये कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, या मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। यह सबसे अच्छी सुविधा है या निजी कंपनियों के स्वामित्व में है? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी जो है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ये एक चिंता का विषय है। यहाँ पे 63 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पोचमपल्ली नाम है एक क्या? बताइए। स्टार लगा के सबसे पहले नोट करिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पोचमपल्ली नाम है एक क्या? लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, या साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के जन्मती नमूने होते हैं, या बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन साल बनाने के काम आता है, या प्राचीन भारतीय मंदिरों को श्रेणी का जो है? बताइए क्या है पोचमपल्ली? तो देखिए, पोचमपल्ली एक नाम है, और ये एक क्या है? शहर भी है तेलंगाना में। ओके ना? तो पोचमपल्ली नाम जो है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के जन्मती नमूने होते हैं, वही पोचमपल्ली नाम है। यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें जो है बुनकर चमकीले रंगों के सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ की जो है बुनाई की जाती है, यहाँ पे तेलंगाना में है पोचमपल्ली शहर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए जो है
कथनों पर विचार कीजिए। जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई। आगे क्या है, वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। डीस क्या कह रहा है, वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को जो है दवा ही देती हैं। तो बताइए इसमें कौन कौन सा कथन सही है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके, और जितना जैसे कंटेंट में आपका जो चैप्टर दिया गया है, जैसे आप आवास हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, भोजन हो गया, ये सब पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मैं जो पढ़ा दूँ उसको अगर आप लोग नोट कर लिए और रिवाइज कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। बस आपको जुड़े रहना है अंतिम तक। लास्ट में सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, टिप्स ट्रिक क्या है पास करने की, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। पहले आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें देखिए आपका जो सही है, कौन कौन सा सही है बताना है आपको। तो इसमें देखिए आपका ये वाला सही है, ये वाला सही है, और इसमें आपका जो है ये सी वाला। तो इसमें ए बी सी आपके तीनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। वाराणसी की कढ़ाई की आदित्य कला है जरदोली या तोड़ा या जो है फुलकारी या कांथा। वाराणसी की कढ़ाई की आदित्य कला है। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए वाराणसी की कढ़ाई की आदित्य कला है, वो है जरदोजी। ओके 66 का यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। सैटेलाइट, उपग्रह या रॉकेट या वायुयान या उल्कापिंड। तो अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग क्या करेंगे, रॉकेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है कि कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर जो है स्थानांतरित होते हैं, क्यों। बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए, या बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, या बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, या बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बता रहा हूँ ऑप्शन में अगर आपको अवसर दिख जाए, अवसर, तो वो आपका 100% सही होता है। ठीक है, लोग क्यों गांव से शहर कस्बों की ओर जो है स्थानांतरित हो रहे हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि जो है बेहतर रोजगार के अवसर के लिए और शैक्षिक सुविधाओं के लिए अब स्थानांतरित हो रहे हैं गांव से शहरों की ओर, कस्बों की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अवसर आपको रट गया होगा, जहाँ पे भी ऑप्शन में अवसर दिख जाए तो आपका 100% करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करना है आपको। कौन कौन से कारण हैं ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि कोई भी कुआं का उपयोग जो है करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोंटियाँ लगी हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। पेड़ों कामा यहाँ पे कुआं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। और यहाँ पे जिन झीलों यानी कि तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, वहाँ अब जो है पानी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इस स्थानों पर ऊंचे ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है कुओं के बारे में कथन आपको बताना है। 69 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपका गलत हो जाएगा, सभी घरों में टोटियाँ लगी नहीं हैं। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही हो जाएगा। पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आगे क्या है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखा जा सकते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो बी सी डी आपका सही होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही होगा दूसरा वाला। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। देखिए सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको थोड़ा समझना है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आप पास कर लेंगे आसानी से। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल पूछे जाते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट हो नॉर्मल ही पूछे जाते हैं। गद्यांश पद्यांश जैसे आपका लैंग्वेज 1 में रहेगा, लैंग्वेज 2 में रहेगा, तो बिल्कुल आसानी से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में जो है एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश या गैंगटॉक। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए फटाफट। और फॉर्म आपका नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो तैयारी में आप लोग लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फिक्स है दिसंबर लास्ट में, फॉर्म चाहे जब आए। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है गैंगटॉक। क्या नाम है? गैंगटॉक। 70 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। आप लोगों से प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सभी लोग आंसर। 21 जून। बहुत ही अच्छे, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब रटे होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखिए। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? कि वे कम खाते हैं, या उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, ये वे खाते समय पानी नहीं पीते, या उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। कौन कौन सा सही विकल्प है ये आपको बताना है। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका जो सबसे उपयुक्त कारण होगा कि उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि भोजन को चबाकर खाएं और धीरे धीरे खाएं। ठीक है, यहाँ पे आपका केवल डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर जो है 6 पथ या अधिक का होता है, क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, या वायु मार्ग, या एक्सप्रेसवे, या जलमार्ग? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 यानी कि 6 लेन उससे अधिक जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। ओके ना, यहाँ पे आपका जो है 72 का तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित पहेली हेल्प कीजिए। जैसे, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ क्या? तोता, पागता, बतख या मोर? बच्चों वाला प्रश्न है, कक्षा 1 वाले प्रश्न है ये। बताइए, 73 का जवाब दीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। तोता तो नाचता नहीं है, ना ही फागता, ना ही बतख, मोर नाचता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है क्या? बांस की शिल्पकारी, या बरली चित्रकारी, या पत्थर की जो है शिल्पकारी, या कछुए के कवच की शिल्पकारी? सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और भी आप लोगों के प्रति मेहनत करने का मन करता है, और पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। अभी तो एक तरफ से ये डेमो ही मान सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लगाना है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बहुत हो जाएंगे। 2021 का हो गया, 2022 का हो गया, 23 का एक ये पेपर हो गया, और उधर 2018 से पीछे का 2011 तक का ले लीजिए। सब क्वेश्चन सारे पेपर में सॉल्व करवाऊंगा। इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जाएगा, और साथ ही उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को अभी के अभी ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी को आपको ज्वाइन करना है। तो दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं जो शिल्पकारी है वो है कछुए के कवच की शिल्पकारी। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, या मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, या ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं? बताइए, 75 का राइट आंसर क्या होगा भाई? विटामिनों तथा खनिजों लवणों को जो है
सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि जो है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आपके पेडागॉगी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 15 आपका कंटेंट रहेगा, 15 आपका पेडागॉगी रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब पेडागॉगी सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासिक विषय है। ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन सा कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासिक विषय है। तो वो कथन पहला तो आपका यही वाला हो जाएगा कि यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासिक क्षेत्र है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। तो ए बी सी आपके सही होंगे, ओके ना। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में, या पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, या जो है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, या ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं सीटेट या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, मैसेज मैं सभी का रिप्लाई में देता हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है, ज्ञान को जो है संपूर्णता से अर्जित करने में जो है सहायक होती है। यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। कथनों को पढ़िए और सही जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, और यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे आपका सी वाला और डी वाला सही होगा, सी वाला और डी वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला मैंने बताना। अवसर जहाँ पे देखिए आपका सही हो जाएगा, अवसर। चलिए बहुत अच्छे। ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है, सीसीई का अर्थ बताइए। तो ईवीएस में जो सीसी का अर्थ होता है वो क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, या मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, या परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ बनाना, या पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए पर्यावरण अध्ययन के जो उद्देश्य हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये आपका हो जाएगा कि मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, और परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ बनाना, और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा BCD वाला आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। चलिए बहुत ही अच्छे। एक बार आप लोग PDF से भी प्रैक्टिस कर लेना, क्लास ख़त्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी PDF, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण को, या जैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को, या भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को, या जैविक पर्यावरण जीवन प्रक्रम और तंत्र सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को। बताइए। और मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आपका कंटेंट सही है, मजबूत है, तो आप जो है पेडागॉगी में भी स्कोर कर लेंगे,
क्योंकि उसी से रिलेट करके देता है। इसमें क्या होता है, कोर्ट में ऑप्शन दे देता है, बस थोड़े तर्क पे क्वेश्चन रहते हैं बस। तो पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण जो सम्मिलित करता है वो करता है जो है कि जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ये सम्मिलित करता है इन तीनों को। चलिए बहुत अच्छे। ये आ गया प्रश्न। सुबह स्कूल बस का इंतज़ार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को जो है आज आयोजित होने वाली जो है पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने की सबसे बड़ी बाधाएं हैं? ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही हैं क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही हैं क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही हैं और ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही हैं। तो इसका आंसर कौन कौन सा सही हो जाएगा, कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, ये आपको बताना है। इसमें आपका ए वाला और बी वाला ही केवल सही होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। ये चौथा आपका सही हो जाएगा, ए बी। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक उद्देशित है। ईवीएस की जो है पाठ्यपुस्तक उद्देशित है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित या समुदाय केंद्रित? शिक्षक केंद्रित तो कभी नहीं होगा, तो बी जिसमें जिसमें है उसको काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा। इसमें बाल केंद्रित होगा और समुदाय केंद्रित होगा, ठीक है, विषय केंद्रित भी नहीं होता है। ए व डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक होगा? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल या व्याख्या करने का कौशल? 84 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक होगा? अवलोकन कौशल को विकसित करने में सहायक होगा। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तो उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो फटाफट। तो इसमें जो है किन किन कौशलों का विकास हो रहा है बताइए? प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण कौशलों का विकास होता है इसमें। ओके चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ गया है। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी जो है बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? उससे कहें कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है, या उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें, या जो है उससे इसका कारण सोचने और समझने को कहें कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है, या उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे ऊपर उठने का कारण पूछें। तो बताइए क्या कहेंगे आप, बताइए सभी लोग। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उससे ये कहेंगे कि उससे जो है इस तरह की अन्य फूलने वाली वस्तुओं, खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। बी वाला सही होगा और यहाँ पे आपका जो है सही होगा ये वाला डी वाला, ठीक है। तो बी डी आपका सही हो जाएगा। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और
उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। यह उपागम जो है निर्भर है किस पर? इतिहास पर या पुरातत्व पर या लिखित अभिलेखों पर या मौखिक इतिहास पर? तो ये उपागम जो है निर्भर है किस पर? ये है मौखिक इतिहास पर। यहाँ पे 87 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती हैं। मणि कहता है कि मेरी दादी कहती हैं कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए बताइए? नाइमा को क्या करना चाहिए? नाइमा को क्या करना चाहिए बताइए? ये ऑप्शन देख सकते हैं। कहना ये चाहिए कि मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा कर कि क्या वह गरीब हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों को जो है अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पर, संप्रत्यात्मक उपागम पर या अनुभवात्मक अधिगम पर? बताइए। 89 का जवाब दिए सब लोग। तो ये ऐसा जो विचार है निर्भर है किस पर? अनुभवात्मक अधिगम पर जो है निर्भर है। अगला प्रश्न देखिए, चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, या बच्चों को सृजनात्मकता का जो है पोषण करना, या परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना? बताइए राइट आंसर क्या होगा 90 का? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर दीजिएगा। और आज की ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। होप करता हूँ आपको क्लास समझ में आती होगी। बाकी डेली आप लोग ऐसे ही क्लास देखेंगे तो पूरी क्लास आपको समझ में आने लगेगी। कुछ क्वेश्चन आपको रट जाएंगे धीरे धीरे, और जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तो पूरा आपको जो है याद हो जाएंगे। ओके ना? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। दोपहर 2 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। 2:30 बजे, सॉरी 2:30 बजे क्लास होगी, उसके बाद शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर